नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो फिर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके हाजिर है। हम लोग ये वीडियो जो बना रहे हैं इसका कोई ख़ास स्क्रिप्ट हमने नहीं लिखा हुआ है। बस जो हमारे सोच समझ में है वो बात हम कह रहे हैं। ये एकदम आम बोलचाल की भाषा में ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं है और अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस वजह से आप ये मत सोचिएगा कि ग्रामर की कसौटी पे ये चीज़ मतलब कितनी करेक्ट है। बस इतना ही समझिएगा कि हम जो चीज़ कह रहे हैं वो आम बोलचाल की भाषा आप तक पहुंच जानी चाहिए और आपकी बात हम लोगों तक पहुंच जानी चाहिए, ताकि एक बात जमे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में धीरे धीरे सुधार करते हुए हम लोग एक अच्छे मुकाम तक हासिल करें। काम जो है इसमें भी थोड़ा सरल हो, ताकि हम लोगों को काम करने में आसानी हो। आज की जो बातचीत रहेगी वो मुख्य रूप से 3 बिंदु के आसपास मैं कहने की कोशिश करूँगा। पहला कि क्यों ऐसा हो रहा है या ऐसा महसूस होता है कि चीन जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमसे आगे है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे जो काम करने की चुनौतियाँ क्या है। और तीसरा ये है कि जो नए स्टार्टअप आएँगे वो हमारे पास मतलब जो अभी की स्थिति है भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग छोटे जो कामगार लोग हैं, मतलब बहुत बड़े आप बिज़नेस टाइकून को मत समझिए। हम इतना समझ रहे हैं कि बस हम जैसे कारखाने के लोगों के लिए उनके पास में क्या रहना चाहिए, जिससे हम लोग को हेल्प मिले और वो आगे मतलब हम लोग काम को इस दिशा में आगे बढ़ाएँ, ताकि नए स्टार्टअप जो आ रहे हैं उनको ये वाले फ़ील्ड में काम करने का एक मौका अगर वो तलाशेंगे, तो उससे हमें फ़ायदा होगा और उन्हें भी फ़ायदा होगा। तो इस बात के आस-पास में मैं ये बात कहना चाहूँगा। जहाँ तक एक मज़ाक हम लोग हमेशा करते रहते हैं चीन को लेकर के, चीन के सामान में कि चले तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक। तो ये वाली जो बात है वो कहीं न कहीं हर मामले में ठीक नहीं है। चीन का जो सामान है वो कई मानकों पे काफ़ी वर्ल्ड स्टैंडर्ड का सामान मिलता है। हमारे यहाँ जो सामान आते हैं, ख़ास करके हम लोग बैग में जो लगाते हैं वो पॉलिस्टर फैब्रिक लगाते हैं या फिर नायलॉन फैब्रिक लगाते हैं, या जितने भी वो फिटिंग्स लगते हैं ना, स्टेनलेस स्टील की फिटिंग हो या ब्रास की फिटिंग हो या बफ एंटिक, इस तरह की किसी भी तरह की फिटिंग हो या चैन हो या कुंदा हो, जो भी आप समझ पा रहे हैं, वो ज़्यादातर चाइना से ही आता है, ताकि उसकी जो क्वालिटी होती है वो हमारे भारतीय स्टैंडर्ड से कहीं अच्छा होता है और उसके दाम जो हैं वो भी रीज़नेबली मतलब भारत के सामान से 10-20 रुपये अगर मीटर पे महँगा भी मिलता है तो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये एक बात है। अब इसको बात को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग क्यों मतलब ऐसा होता है कि हमारे प्रोडक्ट चाइना से महँगे हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग जितने भी अपने बैग में सामान लगाते हैं, वो ज़्यादातर अच्छा सामान लगाने की कोशिश करते हैं। और अन्य फ़ील्डों में भी अगर कपड़े की बात करें या किसी और तरह की बात करें, तो इम्पोर्टेड सामान पे ही हम ज़्यादातर निर्भर हैं। जिससे क्या हो रहा है कि इम्पोर्ट किया हुआ जो सामान होता है उसका कॉस्ट वहीं से महँगा होके आ जाता है। जिस कपड़े की मैं बात करूँ, वो चाइना में अगर वो 80 रुपये मीटर वो कपड़ा बिक रहा है, तो हमारे भारत में आते-आते वो 160 रुपये, 155 रुपये मीटर हम लोगों को मिलता है। यानी कि 80 रुपये मीटर पे हम लोग कपड़ा हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हमारा कॉस्ट तो ऐसे ही यहाँ पे कपड़े का डबल हो गया, फिर फिटिंग्स है। अब हम लोग कहते हैं क्या कि यहाँ के जो लेबर हैं वो लेबर इंसेंटिव नहीं है, हमारे यहाँ पे लेबर महँगा है, ये सब बातें कही जाती हैं। लेकिन एक बात सोचनी होगी कि जब हमारा रॉ मटेरियल ही हमें महँगा मिलेगा, मतलब चाइना के बनिस्पत अगर चीन में अगर कोई सामान वहाँ पे 5 रुपए का है तो भारत आते-आते वो 10 रुपए का हो जाएगा। तो इस बात को समझिए कि हमारा जो मेन खर्चा पहले ही बढ़ जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग जो एक बात सोच रहे हैं कि चाइना +1 में हमारा हमारा कंट्री क्यों नहीं रहे, मतलब होना चाहिए। चाइना +1 की एक वर्ल्ड जो नीति है, तो उसमें मेरी बात जो हमको जहाँ तक समझ में आ रही है वो ये बात समझ में आ रही है कि चाइना +1 में अभी बांग्लादेश है, चाइना +1 में अभी वियतनाम है, चाइना +1 में अभी ताइवान है, चाइना +1 में अभी मेक्सिको है, और तब हमारा देश भारत का नंबर आ रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि चाइना के जो बड़े इन्वेस्टर रहे हैं वो क्या अपने देश से अपने आप को निकाल कर के बांग्लादेश में, ताइवान में, वियतनाम में और मेक्सिको में अपनी जगह को बना रहे हैं, ताकि वहाँ से जो जिन-जिन देशों में वो एक्सपोर्ट
आपकी ड्यूटी फ्री करा सकते हैं, जैसे कि यूएस में, यूरोप में, बहुत सारे देशों में ड्यूटी फ्री है। तो चाइना पे अगर व्यापारिक प्रतिबंध अगर लगे तो इन सारे देशों के मार्फत वो अपना व्यापार कर सकें। इस बात को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो बात होती है कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, क्यों निकल गया? क्योंकि वहाँ पे लेबर इंसेंटिव है। लेबर इंसेंटिव नहीं है, जो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर था, जो कच्चा माल उत्पादित करता था, उसी ने वो फैक्ट्री अपनी बांग्लादेश में लगा दी, उसी ने अपनी फैक्ट्री ताइवान में लगा दी, उसी ने अपनी फैक्ट्री मैक्सिको में लगा दी, या वहाँ पे वो किसी तरीके से मतलब एक मॉडल कायम किया जो वहाँ के मैन्युफैक्चरर के साथ में मिल के काम करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है जो चाइना में है, उसमें शिपिंग ऐड होके प्लस वहाँ पे चले जा रहा है। हमारे यहाँ क्या है कि प्रॉफिट ऐड होके आ रहा है। तो दोनों में फ़र्क समझिए। हमारे यहाँ क्या है कि ट्रेडिंग के मार्फत हमारे पास आ रहा है, वहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टर ही जहाज़ के मार्फत सामान को शिप करके बांग्लादेश में ला रहा है, वहाँ पे लाके वो सामान उत्पादित कर रहा है। तो अब सोचिए कि कॉस्ट तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेड में ऐड हो जा रहा है उसका प्रॉफिट। तो जो सामान 80 रुपये मीटर चाइना में है, हमारे यहाँ आते आते 160 रुपये मीटर हो जाता है, 150 रुपये मीटर हो जाता है। तो जो सामान 30 रुपये मीटर है, हमारे यहाँ आते आते 60 रुपये मीटर हो जाता है। तो हम लोग तो किसी भी हाल में चाइना के साथ में प्राइस से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक आम शिकायत रहती है हम लोगों के पास में, जो हमारे पास नए सेलर आते हैं उनके, कि आपसे ज़्यादा सस्ता सामान तो चाइना का है। तो जाहिर सी बात है चाइना का सामान हमसे सस्ता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट हम लोग उत्पादित कर रहे हैं, उस उत्पादित में वो क्लास हम उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम जाके वहाँ पे क्वालिटी में मैच कर जाएं। तो ये चीज़ एक समझने वाली बात है, जो खास करके मैं बैग लाइन की बात अगर कर रहा हूँ। हमारी पॉलिस्टर फैब्रिक जो है, जो इंडियन पॉलिस्टर फैब्रिक है वो, और चाइना के द्वारा जो इंपोर्ट किया हुआ हमारे पास में पॉलिस्टर फैब्रिक है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। मजबूती में भी फ़र्क है, वेट में भी फ़र्क है, थिकनेस पे भी फ़र्क है। और जाहिर सी बात है कस्टमर हमेशा ये चाहता है या चाहती हैं कि उनको कम सस्ते में बढ़िया सामान मिले। तो सस्ते में बढ़िया सामान हम अगर इंडियन देना शुरू करेंगे तो हमें क्वालिटी इशू आती ही आती है, जिस वजह से हमें चाइना का प्रोडक्ट हमें अपने बैग में लगाना पड़ता है। तो मोटा मोटी बात यह है कि हम लोग नाम के मैन्युफैक्चरर हैं, वैसे हम लोग असेंबलर ही हैं। जैसे आप फ़ोन के लाइन में आप समझ लीजिए कि सारे इक्विपमेंट्स जो हैं चाइना से आ रहे हैं और यहाँ पे आके असेंबल हो रहे हैं। या लैपटॉप में बात कर लीजिए, या किसी भी चीज़ में, गाड़ी में बात कर लीजिए, या कोई और भी चीज़ आप मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में जो हेडफोन हैं, हेडगियर हैं, बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो आप समझ लीजिए कि उनके आधा से अधिक प्रोडक्ट वो आपका वो चाइना से ही आ रहे हैं। वो लोग शार्क टैंक में भी बैठे हुए हैं। तो आप सोच लीजिए कि इंपोर्ट होके आ रहा है सामान वहाँ से, और यहाँ पे लेबल लगता है कि मेड इन इंडिया। हमारे साथ में क्या है कि हम लोग भी अब हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ जॉब वर्क कर रहे हैं, लेबर वर्क। मतलब वहाँ से सामान आता है, काट पीट लेते हैं, काट पीट के सिल देते हैं और कहते हैं कि मेड इन इंडिया, मतलब बन गया इंडिया में। लेकिन जो एक्चुअल ओरिजिन, जो मतलब जो रॉ मटेरियल है, वो हमारे भारत में हमें अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी जो है कॉस्ट बढ़ती जाती है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक सामान है चाइना में, उस बैग को बनाने का टोटल कॉस्ट अगर है, रॉ मटेरियल लगा के 100 रुपया लगा खर्चा, और उसके बाद से फिर वो उसको बेचते हैं 260 रुपये में, यानी कि 160 रुपया उनका लेबर प्लस बिजली का बिल प्लस उनका मार्जिन है। हमारे यहाँ वो बैग आते आते कम से कम हमारा खर्चा है 210 रुपया, और आप बोलिएगा कि आप 260 रुपये में आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हम इसीलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल ही महंगा है। तो ये जब तक मूल बात आप लोग नहीं समझिएगा, हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में भारत को आगे लाने में हमें दिक्कत होनी ही होनी है। और इसीलिए मैं हमेशा इस बात को अपने दोस्तों के साथ बातचीत में कहते रहता हूँ कि चाइना +1 के गेम में हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, क्योंकि चाइना +1 के गेम में चाइना +5 हो चुका है। वियतनाम, ताइवान, बांग्लादेश, मैक्सिको, और तब हम आए हैं भारत। तो इस बात को समझना है कि पूरे विश्व के लोग अगर सस्ता माल मिलेगा बांग्लादेश में तो बांग्लादेश से लेंगे, ताइवान से लेंगे, ताइवान से लेंगे। और जब तक हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग जो है वो मतलब यहाँ पे जो इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में
हम लोग वर्ल्ड क्लास की चीज़ों को बनाने की समझ नहीं रख पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए एक्सपोर्ट के ऊपर में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि एक्सपोर्ट की क्वालिटी का सामान हम लोग कैसे बनाएं, और कुछ भी बनाए तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाएं कि उसमें सामान में गुणवत्ता में कोई ख़राबी ना हो। कई बार मुझसे भी ख़राब चीज़ बन जाता है, ऐसा नहीं है कि हम ख़राब चीज़ नहीं बनाते हैं। तो उसके पीछे का कारण ये रहता है कि रॉ मटेरियल का गलत सेलेक्ट कर लेना। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है, और ये इसको सुधार करने में मेरा काफ़ी मेहनत लगा, काफ़ी हमको मतलब मशक्क़त करनी पड़ी है। पैसे भी मेरे ख़राब हुए हैं, कस्टमर से एक आध बार रिलेशन भी ख़राब हुआ है। तो वो चीज़ें हमारे नज़र में है, और इस चीज़ को कैसे दूर किया जा सकता है उसके लेके मैं काफ़ी सजग हूँ, ताकि मैं धीरे धीरे अच्छी चीज़ों को करते रहूँ, या इतना करूं कि हमारे में और जो आगे हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं उसमें हमें एक सुधार की गुंजाइश दिखती रहे। दूसरी बात क्या है कि हम जो ये कहना चाहेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि रॉ मटेरियल के क्षेत्र में हम लोग जो है वो मतलब कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अच्छा माल क्यों नहीं बना पा रहे हैं। सवाल तो उठना चाहिए। अगर ये सवाल ही नहीं उठेगा कि रॉ मटेरियल के फील्ड में हम लोग क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका जो अभी ये बात बहुत लंबी है, एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगी। इसको लेकर के मोटा मोटी इस बात को समझिए कि जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे जो कंट्री में इस्तेमाल हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं काफ़ी पुराना है। मतलब पुराना इन द सेंस कि वो लगातार जिस तरीके से हम सॉफ्टवेयर के फील्ड में लगातार चीज़ों को क्विक बदल रहे हैं, उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हम लोग नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बदलने का कॉस्ट महंगा है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक मशीन है, हम उस मशीन को हटाना चाहते हैं, नई मशीन लाना चाहते हैं, तो नई मशीन की कीमत जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम पुरानी मशीन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, जहाँ तक ये मुझे समझ में आता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं काम चलाऊ स्थिति में ही चला रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि हमें अपने काम में प्रॉफिट जो है वो हम कमाने में कहीं ना कहीं असमर्थ हैं, और इसका मुख्य कारण यही है कि हमारा रॉ मटेरियल ही हमको महंगा मिलता है, और इसीलिए रॉ मटेरियल जब महंगा मिलता है तो लेबर कितना सस्ता मिलेगा। आखिर लेबर का भी एक मतलब न्यूनतम मर्यादा है कि इससे नीचे जा ही नहीं सकते। और इसी का एक कारण क्या है, आप लोग देखेंगे ना, हम लोग हमेशा एक बातचीत सुनते रहते हैं कि जैसे मिर्ज़ापुर में सुना कि कंबल के काम करने वाले लोग जो हैं वो कंबल का बुनाई छोड़ के चले गए। हमने ये सुना कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है, यहाँ पे मुरादाबाद, वहाँ पे खराद का काम, मतलब कांसे और पीतल के बर्तन का काफ़ी काम होता था। तो पीतल के बर्तन पे पॉलिश करने का काम, उसको ढालने का काम, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया, और बहुत सारे कारीगर उस क्षेत्र को छोड़ के चले गए। तो हमारे बैग लाइन में भी ऐसा है कि बैग लाइन में लोग काम कर रहे हैं बहुत दिनों से, उनको प्रॉफिट नहीं दिख रहा, तो वो ये काम छोड़ के कोई दूसरा काम चले गए। तो पारंपरिक जो उनका काम था वो छोड़ के चले गए। तो आखिर क्यों चले गए ये सोचना है। तो हम लोग को मोटा मोटी लगता है कि महंगाई बढ़ गई है, जिस वजह से मतलब जो है वो लेबर छोड़ के जा रहा है। लेबर को महंगाई मतलब इतने बनिहारी में, इतनी मजदूरी में उसको पड़ता नहीं पड़ रहा है। तो अब महंगाई से ना लोगों को एकदम से आइडिया नहीं लगता कि महंगाई का मतलब क्या, मतलब महंगाई का अगर उसको डिकोड करने की ज़रूरत है, क्या है महंगाई, मतलब महंगाई क्या है और महंगाई कहाँ से आ गया भाई। तो इसका सबसे बड़ा कारण मतलब हमारे फील्ड में हमको जो समझ में आता है कि महंगाई का मतलब कि रॉ मटेरियल का महंगा होना। अब रही बात कि रॉ मटेरियल महंगा क्यों हुआ, तो रॉ मटेरियल का उत्पादन जो है हमारे देश में नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। अगर हमारे देश में अगर हो भी रहा है तो जिस टेक्नोलॉजी के साथ में चीन में सामान बन रहा है, उस टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे भारत में सामान का नहीं बन पाना। क्यों? क्योंकि हमारी मशीन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नई है, लेकिन वो चाइना में जो चीज़ें बन रही हैं ना, उसके हिसाब से वो पुरानी हो चुकी है। अब वहाँ पे वो नेक्स्ट जनरेशन में काउंट हो रहा है। तीसरी जो बात है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारी मशीन हम नया नहीं लगा पा रहे हैं। तो इस बात को समझने के लिए 1 मिनट में यहाँ से बात शुरू करना चाहूँगा कि एक तो क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने जब अपना कारखाना खोला था, तो उस कारखाने को खोलने के लिए सबसे पहले मैंने एक मशीन ली,
फिर एक मशीन के बाद मैंने दूसरी मशीन ली, 2 मशीन के बाद एक मशीन और ख़रीदी और फिर हमने 2 मशीन और ख़रीदी। अभी मेरे पास टोटल 4 मशीन 5 मशीन है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये एक इवोल्यूशन का पीरियड है, मतलब धीरे 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 आगे बढ़ना। तो हम आज 4 मशीन पे आए। जैसे किसी के पास 40 मशीन है तो वो भी ऐसे सोच सकता है कि उसने 10 मशीन खरीदी, फिर 20 मशीन पे गया या फिर वो 40 मशीन पे पहुंच गया। तो ये क्या है, एक कालक्रम है कि हम धीरे 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 चीज़ों को सेट करते हैं। और इस तरीके से क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पैसे का इंतज़ाम करना पड़ता है। यानी कि पैसा, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें हमें पैसा इंतज़ाम करके काम को करना पड़ता है। अब इसमें जो पॉलिसी लेवल पे जो चीज़ें हैं वो दिक्कत क्या है आपको बताते हैं। बात यह है कि अगर मान लीजिए कि हम एक फ़ोन ख़रीदने जाते हैं अभी किसी दुकान में, तो बोलते हैं कि हमको एक मोबाइल दे दीजिए, तो वो बोलता है हाँ हाँ ले लीजिए आप। पहला क्वेश्चन ये होता है कि फाइनेंस कराएंगे कि या कैश लेंगे। तो हम लोग बोलते हैं कि फाइनेंस हो जाएगा तो चेक कर लीजिए। तो क्या करते हैं कि आधार कार्ड देते हैं उसको, और आधार कार्ड लेके उसके बाद से बोलता है कि ठीक है सर फाइनेंस हो जाएगा, आपको इतना रुपये का EMI देना पड़ेगा और आप मोबाइल ले जाइए घर। इसी तरीके से हम वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं, इसी तरीके से हम कूलर लेना चाहते हैं, AC लेना चाहते हैं, TV लेना चाहते हैं, सब चीज़ हम लोग को ये चीज़ मिल जाता है। अब अगर आप इन चीज़ों को बनाने का सेटअप डालने आ जाइए कि हम जो अपने घर में बैठ के कैसे एक डाई को छोड़िए, पहले वहाँ तक बात नहीं जाए, कि हम इसकी मशीन बनाते हैं, है ना, कि ताकि हम कैसे अपने घर में TV बनाएं, या हम कैसे अपने घर में मोबाइल बना लें, या हम कैसे अपने घर में कोई भी इक्विपमेंट बना लें, चाहे हम अपने घर में बैग बना लें। तो इसके लिए जब हम जाएंगे तो हमें ईजी EMI प्रोसेस कुछ भी नहीं है। आपको कोई बैंक वाला ये नहीं कहने वाला कि आप ये सिलाई मशीन खरीदने जा रहे हैं सर, आप कैश लेंगे या EMI पे लेंगे, और आप बताइए आपको फाइनेंस कर देते हैं, हाथों हाथ आधार कार्ड दीजिए। तो हमारे यहाँ तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि आप लोन अप्लाई कीजिए, आपको लोन मिल सकता है। लोन मिल सकता है, मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें अब क्या प्रॉब्लम है कि देखिए प्रोसेस कितना बढ़ गया कि हम पहले जाएं, एक प्रोजेक्ट का प्रपोजल लिखवाएं, फिर हम प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखेंगे तो फिर हम पूरी तरह से एक फिजिकल जगह दिखाएं। फिजिकल जगह दिखाने के बाद में कि हम यहाँ पे मशीन लगाना चाहते हैं, बैंक का अधिकारी आएगा, देखेगा, फिर वो देखेगा कि भाई ये बंदा जो है वो इसका क्षमता है कि नहीं है कि ये वापस कर दे हमें पैसा। तो वो देख के वो आपको लोन कर सकता है, ऐसी उसकी बातचीत है। लेकिन फ़ोन लेने के क्रम में तो ये नहीं हुआ। फ़ोन लेने में सीधा देखा गया कि भाई ठीक है तुम 3000 रुपये महीने दे लीजिएगा आप, तो हाँ दे लेंगे, कोई बात नहीं, मशीन ले लीजिए। अब सोचिए कि मैं 20,000 रुपये की हमारी नई मशीन मिलती है, मैं 20,000 की मशीन को लेने जाऊँगा ना, तो मुझे कोई ईजी EMI का प्रोसेस नहीं है कि आप ले जाइए, आप अपना आधार कार्ड जमा कीजिए और धीरे धीरे पैसा कटा दीजिएगा। और हम लोग जो मशीन लेते हैं वो कोई E-कॉमर्स पे वो मशीन बिक नहीं सकती है। E-कॉमर्स पे सिर्फ उषा की मशीन बिक रही है, जो उसमें दिक्कत क्या है कि हम लोग वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें जुकी की मशीन चाहिए, मैकी की मशीन चाहिए, और इस बात पे भी मैं आऊँगा अभी। अब बात वहाँ तक धीरे धीरे आ रही है। तो अब ये सोचिए कि EMI का प्रोसेस हमारे यहाँ है नहीं। अब मान लीजिए कि अगर मैं 50 मशीन का सेटअप लगाना चाहूँ तो कैसे लगाऊंगा? मेरा कॉस्ट तो किसी भी हाल में इससे ही कम होने वाला है ना, कि मोर प्रोडक्शन और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ज़्यादा सेल और ज़्यादा उत्पादन, इससे ही मेरा मतलब कॉस्ट कम होने वाला है। तो मैं अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको मशीन चाहिए, और मशीन के लिए हमें जो ईजी EMI का प्रोसेस है, फ़ोन लेंगे तो कहा जाता है कि सिर्फ फाइल चार्जेज है सर, और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। आपको अगर मान लीजिए कि TV लेंगे तो उसमें भी कही जाती है बात कि आप ईजी EMI है सर, आप लीजिए और आपको आराम से कोई मतलब आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं पे करना है। लेकिन मशीन लेनी हो तो ये बात सोचने वाली बात है कि इस चीज़ में हमारे जो ये फाइनेंशियल सिस्टम है, मतलब जो जितने भी प्राइवेट बैंक हैं या जितने भी ये जो कंपनियां फाइनेंस के लिए काम कर रही हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, ख़ास करके अगर जब तक यहाँ पे आके आप हम लोग को सपोर्ट नहीं कीजिएगा आप लोग, तब तक हम लोग जो है नई मशीन हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर मैं हर महीने एक मशीन ख़रीदना चाहूँ तो मैं नहीं ख़रीद सकता हूँ,
क्यों? क्योंकि हमको फिर अपना प्रॉफिट देखना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट में से पैसा निकालना पड़ेगा और फिर उस पैसे को ले जाके हमको 20,000 रुपये एक बार में ही लगाना पड़ेगा, या फिर हमको बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जाके काटूँ। और इन सारी चीज़ों के लिए अब बार बार, अब मैं एक मशीन, अभी मेरी क्षमता नहीं है 5 मशीन का प्रोजेक्ट प्रपोजल लिख दिया, फिर अब उस लोन को चुकाए, फिर 10 मशीन के लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल लिख दिया, तो ये सब चीज़ें थोड़ी आसान नहीं है। तो हमें मतलब हैसल फ्री, मतलब जिसको आप लोग कॉर्पोरेट्स में बोलते हैं ना कि बैरियर टू एंट्री को तोड़ना, तो ये एक तरह से एक बैरियर टू एंट्री है, इसको आप लोग कम से कम तोड़िए। तब जाके हम लोग कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो मैन्युफैक्चरर का मतलब जो कामगार लोग हैं, वो काम अच्छे से कर पाएंगे और फिर धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हो सकता है कि धीरे धीरे हम लोग प्राइस कंपटीशन में आ जाएंगे। दूसरी जो मेन बात है कि टेक्नोलॉजी की बात, जैसे अब नए स्टार्टअप आ रहे हैं, तो वो लोग क्या सोच के हम लोग को क्या मदद करें, तो ये एक उनके लिए दायरा हो सकता है कि भाई आप फाइनेंसिंग सेक्टर में ही अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो आप इजी ईएमआई वाला प्रोसेस कुछ लेके आइए, है ना। सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर में नहीं छोड़ दिया जाए, या फिर ऐसा भी कि जो जैसे बैंक लोन हम लोग को देती है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर का जाएगा तो फिर बैंक आपको लोन दे सकती है, या फिर आपका करंट अकाउंट अगर किसी बैंक में होगा तो फिर आपको लोन मिल सकता है। लेकिन आप देखिए, वहीं हम फ़ोन लेने जाते हैं तो ये कुछ नहीं पूछा जाता है कि आपका कहाँ करंट अकाउंट है, फलाना है, ढिमकाना है, किस बैंक से सर आप पैसा चुकाना चाहेंगे। हमने बोल दिया कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक में है, ओके है, डन। आप 3 तारीख को पंजाब नेशनल बैंक में 3,000 रुपया रखिएगा, बस इतना सिंपल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम मशीन के लिए अगर सोचे भी तो ये सब सोच ही नहीं पाएंगे कि किस तरीके से हम जाके करें। तो ये एक दायरा है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है लोगों को। और दूसरी जो बात अभी हम मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ पे क्या है कि जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स का मतलब जो जैसे मशीन है, अब देखिए हम लोग गाड़ी बना रहे हैं हर जगह, मतलब आप ये सोचिए कि हम 1.5 लाख की स्कूटी बना रहे हैं, अभी तो कम से कम सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बनाने की कंपनियां खुल गई हैं भारत में। आप कार बना रहे हैं हम लोग भारत में, बहुत बड़े बड़े कारखाने बना रहे हैं भारत में। लेकिन एक सिलाई की मशीन आप देखिए, हमें चाहिए जुकी जैसी मशीन, हमें चाहिए मैकी जैसी मशीन, हमें चाहिए सिंगर जैसी मशीन, तो हमें चाहिए जैक जैसी मशीन, जो भी ये मशीन का प्राइस है, हमें ब्रदर की मशीन चाहिए, या हमें फिर ये हाई हील्ड की मशीन चाहिए। तो इस तरह की मशीन तो इंडिया में है ही नहीं, कोई नहीं बना रहा है। और इस मशीन की कीमत क्या है, तो 20,000 रुपया, जो हम लोग खरीदते हैं 20, 21, 22,000 ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए, नई मशीन की कीमत हम बता रहे हैं। फ़ोन कितने का बिक रहा है, 1.5 लाख रुपये का फ़ोन, एकदम इजी ईएमआई, एप्पल का फ़ोन मिल गया, ले लो। 20,000 की मशीन नहीं मिलेगी। प्लस ये 20,000 की मशीन इंडिया में उत्पादित ही नहीं हो रही है इस क्वालिटी का। तो ये एक बहुत बड़ा दायरा। अब ये कौन बनाएगा, ये तो कोई बड़े लोग ही बनाएंगे, हमारे जैसे लोग तो अब मशीन मतलब सिलाई मशीन बनाने का कारखाना नहीं लगा सकते हैं। सिलाई मशीन तो एक पार्ट है, ऐसे मतलब एक एक प्रोडक्ट है। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि इंडिया में नहीं बन रहे हैं, वो विदेश से इंपोर्ट होके हमारे यहाँ आते हैं। तो विदेश से इंपोर्ट होके आएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि शिपिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यहाँ पर आके वो ट्रेडिंग सब चीज़ करके वो ऐड हो जाएगा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। यानी कि जो मशीन वहाँ पे अगर 10,000 या 15,000 में मिलनी है, वो मशीन हमारे यहाँ 20,000 25,000 में मिलती है। तो अगर इंडिया के लोग अगर इसमें काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 20,000 की मशीन है तो हमें 18,000 में देंगे, 2-3 हज़ार रुपया प्रॉफिट कमाएंगे। तो एक तो ये फ़ायदा होने वाला है अगर इंडिया में लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आके काम करें, तो कि ये सोचे कि कहाँ पे ज़्यादा लोगों को हम मशीन प्रोवाइड कर सकें, नई टेक्नोलॉजी की मशीन दे सकें। नई टेक्नोलॉजी की मशीन में अब जैसे कि सोचिए, ये जो मैं बात बोल रहा था कि कंबल बनाने वाले लोग जो थे, कंबल सॉरी मतलब ये कालीन बनाने वाले लोग, मिर्ज़ापुर और भदोई के लोगों ने वहाँ से अपने काम को छोड़ दिया और दूसरे कामों में चले गए। क्यों? क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी नहीं ऐड कराया गया। मतलब वही है कि आप लीजिए सूत और बुनिए, लीजिए सूत और बुनिए। तो वो काम किसका था? वो काम यहाँ के उद्योगपतियों का काम है कि भाई हम आप लोगों का काम आसान कैसे करें।
जैसे हमारी मशीन पहले हाथ से चलाने की मशीन थी, अब पैर से चलाने की मशीन आई, फिर हमने उसमें मोटर लगा दिया, मोटर के बाद में फिर हमने स्पीड वाला मोटर लगा दिया। अब तो हमारे सिलाई के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी ऐड है ना। अब तो इतना भी है कि ग्राफिक्स हम बना के दे देंगे तो किस तरह से सुई चलनी चाहिए उसी तरीके से चलेगी। तो ये सारी चीज़ें तो विदेश में हो पा रही हैं, इंडिया में नहीं हो पा रहा। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने लेबर को फिर ट्रेंड कैसे करेंगे। अगर अब तो हम अनुकंपा पे हैं कि अगर कोई है मैन्युफैक्चरर, वो इंडिया से इतना पैसा लगा के ले आएगा, ले आके अपने यहाँ लगाएगा, तब जाके उसका लेबर ट्रेंड होंगे। यहाँ पे क्या होता, भारत में अगर मिलता तो हिम्मत करके कोई ना कोई लगाता ही कि चलो भाई लगाते हैं, लगा के अपने लेबर को ट्रेंड करते हैं ताकि इनका काम आसान कैसे हो। मैं अपने कारखाने में जब माल बनवाता हूँ ना, तो सबसे पहले ये सोचता हूँ कि मेरे कारीगर को आसान कैसे होगा माल बनाना। मैं काम ये नहीं सोचता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कैसे बने, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई कारीगर को आराम कैसे होना है। जब तक कारीगर को आराम नहीं होगा, कारीगर जल्दी से बैग सिल नहीं सकता है। जितना जल्दी बैग वो सिलेगा उतना ही जल्दी वो प्रोडक्शन मेरा होगा, उतना ही मेरे प्रॉफिट में इजाफा होगा। तो ये सिर्फ उसके ऊपर चाबुक चलाने से कि तुम 10 बैग क्यों सिल रहे हो, तुम 20 बैग क्यों सिल रहे हो, तुम 15 बैग क्यों सिल रहे हो, इससे बेहतर है कि हम लोग जैसे लोग ये सोचे कि क्यों मतलब कैसे वो सिलेगा। और उसके लिए टेक्नोलॉजी आनी चाहिए भारत में, और वो टेक्नोलॉजी की भारी कमी है। नए स्टार्टअप के लोग जो है इस क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो उनको बहुत हम लोगों जैसे लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अभी जैसे बात चल रही है सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर जाहिर सी बात है कि सेमीकंडक्टर सुन के ही ऐसा मतलब हम लोगों को लग रहा है, अभी ऐसा नहीं कि सच है ये, कि भाई ये हमारे लिए नहीं है। सेमीकंडक्टर कंप्यूटर नाम का कोई चीज़ है और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की कोई चीज़ है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के लिए बनी है। इससे हम लोग का क्या रिश्ता होगा पता नहीं, लेकिन हकीकत बात है कि ये तो हम ही लोग के लिए बनी है। जाहिर सी बात है कि वो सब सेमीकंडक्टर जो है वो तो एक तरह का चिप है जो कि कई सारे डिवाइसेस में लगेंगे। जस्ट लाइक आप मान लीजिए कि आप लगाना चाहते हैं वॉशिंग मशीन में, टीवी में, जो लैपटॉप हो गया या हमारी जो मशीन है उसमें लग सकता है। तो आखिर वो हम तक ज़्यादा समय ना लगे उसको आने में, जल्दी आ जाए। तो वो चीज़ है। ऐसा नहीं कि पहले वो डिफेंस में आए, फिर वो आके फिर इंडस्ट्रीज़ में आए, फिर वो घरेलू में चले जाए, है ना। पहले डिफेंस में जाए, ठीक है, हमें आना चाहिए, हम तक आएगा जब, तभी जाके हम लोग काम कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा काम कर पाएंगे। जो चाइना से पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है ना, कि टेक्नोलॉजी जो वो यूज़ कर रहे हैं वो लोग अपने मशीन में कर रहे हैं। पहले वो रॉ मटेरियल में करते थे, अब वो रॉ मटेरियल की जगह रॉ मटेरियल में भी कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से अब ऊपर बढ़ के मशीन में करने लगे। हम लोग क्या है कि अब रॉ मटेरियल बनाने लगे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हम लोग को लग रहा है कि अगर हम अपने यहाँ कपड़ा बनाने लगेंगे, अपने यहाँ आर्टिफिशियल लेदर बनाने लगेंगे तो शायद हम अच्छा कर पाएंगे। नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वो जिस क्वालिटी की मशीन है, जिस इल्म के साथ में वो मशीन चल रही थी, उस क्वालिटी की मशीन, वो जानकारी के साथ में हम लोग अपने भारत में नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लगा रहे हैं तब तक वो टेक्नोलॉजी पुराना हो जा रहा है, और हम पुराने टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल लेदर बनाने की कोशिश करेंगे, पुराने टेक्नोलॉजी से हम कपड़े बनाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारी चीज़ और चाइना की चीज़ों में तो फ़र्क हमेशा रहेगा। तो मशीनरीज के फील्ड में कम कॉस्ट में, इजी ईएमआई में किस तरीके से हम यहाँ पे इस मतलब काम करें हैं ताकि हमें मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हम आगे बढ़ पाएँ, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ये जो हमेशा समझ में आ रहा है ना कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों अलग अलग चीज़ है, और सर्विस सेक्टर में बहुत कमाई है, फ़ायदा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम है। तो इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग में नहीं काम करके सर्विस में करें। लोग बाग इसी तरीके से सोच के, कंप्यूटर साइंस आप किसी भी कॉलेज में अगर देखिएगा तो कंप्यूटर साइंस का सबसे जल्दी भर जाता है सीट, मैकेनिकल का खाली है, सिविल का खाली है, बाद में सिविल और मैकेनिकल वाले खुद ही चले जाते हैं, फिर वो यहाँ से 4 साल की डिग्री लेके फिर वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में घुस जाते हैं। तो जो सोचना है कि आखिर आप लोग जाके कर क्या रहे हैं किसी ऐसे कंपनी के लिए काम जिसका काम है
मतलब उत्पादन से जुड़ा हुआ काम, और उसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर तो दिए आपने, लेकिन सेवा अगर आप उसको कर रहे हैं कि उसके सेल्स में मदद, उसके कस्टमर रिलेशन में मदद, ये आप करके बहुत भला काम करेंगे। लेकिन जब तक उसके टेक्नोलॉजी में हेल्प मतलब ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मतलब घुस के इतना काम होना कि मतलब उसकी चीज़ों को जल्दी वो उत्पादित कर पाए, कम कॉस्ट में उसका उत्पादन ज़्यादा हो पाए, बहुत ही बारीक तरीके से उसकी मशीन में जो काम हुआ है वो ना हो, सिंपल काम हो, ताकि उसको अगर वो ख़राब हो जाए तो वो ठीक करा सके। तो इस क्षेत्र में भी तो काम करवाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जब काम होगा तो वो प्रॉफिट कमाएगा तो अपनी सर्विस पे वो ज़्यादा ध्यान देगा। तो मोटा मोटी लगता है कि मैंने जो अपनी बात कही है वो बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है इन तीनों बिंदु के आसपास में। और उम्मीद है कि मेरी बातों को आप लोग समझिएगा कि ये कि हम लोग की पीड़ा क्या है, और हम लोग क्या मतलब आप लोग जो डिसऑर्गेनाइज सेक्टर का, मतलब जो हम लोग संगठित नहीं है इस क्षेत्र के जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। तो इसको लेकर के हमने ये वीडियो बनाया है। और हमें ये नहीं सोच रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने करना शुरू कर लिया है। और अब यही है कि हम लोग कितना जल्दी कर पाएंगे, इसके ऊपर में ही एक प्रश्न है। क्योंकि जितना जल्दी हम इन सब चीज़ों में काम कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम लोग को मतलब जाहिर सी बात है कि हम लोग मार्केट में कंपटीशन में बने रहेंगे। नहीं तो ये सिर्फ कहते रह जाएंगे कि बांग्लादेश टेक्सटाइल सेक्टर में हमसे आगे निकल गया है, ताइवान आगे निकल गया है, हमारे सेक्टर में मैक्सिको भी आगे निकल रहा है, हमारे सेक्टर में वियतनाम भी आगे निकल रहा है, और हम लोग टेक्सटाइल वॉर को हार गए हैं। मतलब हार नहीं गए हैं, हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। तो ये चीज़ है कि अगर भारत को अगर आगे लेके आना होगा तो इन सब चीज़ों में भी आप लोगों को दिमाग लगाना होगा। और जाहिर सी बात है कि जब तक यहाँ के असंगठित लोगों के रोज़गार को आप संरक्षित नहीं करेंगे तब तक बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा सकता है। और जब तक बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा सकता है तब जाहिर सी बात है कि क्या चीज़ें होंगी। वो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो हम लोग बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जो इकोनॉमी की, तो उसमें एक डिसबैलेंस रहेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है, अगर आप मान लीजिए कि अभी 5 ट्रिलियन तो पहुँचे नहीं है, जब 2-4 साल में अगर पहुँच जाते हैं तो डिवाइडेड बाई अगर हम अपनी जनसंख्या करेंगे ना, तभी भी हम लोग जो है वो एक गरीब देश की श्रेणी में ही रहेंगे। तो नीचे के लोगों का जो काम है उसको ऊपर लाने की कोशिश लगातार होनी चाहिए। और वो एक ये कोई सूत्र और फार्मूला हमने नहीं बताया, हमने एक अपनी बात कही है। और उम्मीद है कि इस पे आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारी बात में आप लोग कुछ जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर जोड़िए, और ताकि हम भी आगे आके उसके बारे में सोचें और काम करें, ताकि हम भी अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा। और फिर जल्दी एक नया वीडियो लेके हम हाजिर होंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। उम्मीद है आप आगे भी हमारे वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।